नमस्कार। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी, कैसे पशुपालन का व्यवसाय करें, मुर्गी पालन कैसे करें, कैसे बटेर पालन करें और कौन सी नस्ल की बकरियों का पालन करें जिससे आपको कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत सारी ऐसी जानकारी है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पे। सूबे में चाय और आम की फसल को बढ़ावा देगी सरकार। दुधारू पशुओं को गलाघोटू रोग से बचाए एवं पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी चारा कल मशीन। राज्य सरकार सूबे में चाय और आम की फसलों पर बढ़ावा देगी, क्योंकि अब बिहार में चाय के साथ साथ आम की ब्रांडिंग भी राज्य सरकार करेगी। पिछले दिनों में आम महोत्सव के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कुमार सरबजीत ने बताया कि बिहार की चाय के साथ आम की ब्रांडिंग भी सरकार करेगी, जिससे कि उत्पादकों को उत्पाद का पूरा लाभ मिल सके। अब तक तो लोग, देश के लोग क्या पी रहे थे, आसाम टी तो कभी पी रहे थे, दार्जिलिंग टी। हमने कहा कि अब बिहार टी भी पीना पड़ेगा। उसी तरीके से बिहार का मैंगो भी अपनी ब्रांडिंग होगी जो पूरे देश और दुनिया के लोग खाएंगे। पशुपालक भाई बहनों, पशुओं में पौष्टिकता के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी है। गलाघोटू पशुओं में होने वाली एक आम बीमारी है जो इन्हें बेहद नुकसान पहुंचाती है। अपने पशुओं को इससे बचाने के उपाय करें। इसके लिए उनका टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके बाद भी अगर संक्रमण की स्थिति हो तो नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। धान एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो पूरे विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी को भोजन प्रदान करती है। भारत में धान की खेती लगभग 450 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। वर्तमान समय में धान की फसल बढ़ाने की अवस्था में है। ऐसे में जैविक अजैविक कारकों के कारण धान की फसल पर झुलसा, बौका, भूरा धब्बा रोग एवं टुकड़ों आदि रोगों का प्रयोग देखने को मिलता है। इनके नियंत्रण हेतु रसायनों का छिड़काव और बीजोपचार किया जा सकता है। इससे जहां फसल बीमारियों से सुरक्षित होती है, वहीं उसका उत्पादन भी बेहतर होता है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार की हर संभव प्रयास जारी है। वैशाली जिले बागवानी मिशन के तहत लोकप्रिय फल पपीता के उन्नत प्रभेदों को प्रसारित किया जा रहा है। पपीता स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से बेहद लोकप्रिय है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर उत्पादक ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रभेद है रेड लेडी। पपीता के इस नवीन प्रभेद के पौधे किसानों को सरकार उपलब्ध करा रही है। इसकी उत्पादन अधिक है और साथ ही गुणवत्ता भी अच्छी है। खीरा एक ऐसी फसल है जिसका गर्मी के दिनों में बहुतायत मात्रा में उत्पादन और उपयोग होता है। यदि नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर इसका उत्पादन किया जाए तो किसान भाई बहन एक अच्छी आय अर्जन कर सकते हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम गोविंदपुर जिला पटना के एक ऐसे ही कर्मठ किसान रामकिशन पासवान से, जो कि खीरा के उत्पादन से जुड़े हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों ने न केवल हमारे काम को आसान किया है, बल्कि समय की बचत भी की है। फसलों के अवशेषों को पशुओं के चारा बनाने का यंत्र भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण यंत्र है। इसमें ट्रैक्टर से जोड़कर चारा बनाने के मशीन को तैयार किया गया है, जिसमें यह समय और मजदूरों की कमी को पूरा करता है। हम सभी जानते हैं कि समय के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण पशुपालक और दूध उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पशुओं को चारे की पूर्ति करना कठिन होता गया है। इसके लिए डीजल इंजन और विद्युत द्वारा संचालित चारा काटने वाली मशीन का निर्माण किया गया। इस प्रकार चारा काटने की तकनीक और तरीका पूरी तरह से परिवर्तित होता चला गया। चारा काटने की तकनीक में हुए इस परिवर्तन से किसानों और पशुपालकों के समक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़ते चले गए। वर्तमान समय में चारा काटने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जा रहा है वह अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है और यह पावर अर्थात
विद्युत द्वारा संचालित की जाती है। चारा काटने की इस मशीन से 1 घंटे में भारी मात्रा में चारे की कटाई की जा सकती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं बाकरगंज पटना, जहां जानेंगे अनाजों के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 3300 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 3500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 4800 रुपये प्रति क्विंटल और अरवा चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं भागलपुर बासमती चावल 11000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी हम जानेंगे विशेषज्ञ से कि कैसे करें मक्के की वैज्ञानिक खेती। मक्के की खेती भारत में बहुत ज़्यादा होती है और इसकी उपज इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हमारे किसान भाई करें तो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। इसमें 5 वैरायटी होती है, तो कैसे इसकी खेती करें जानते हैं विशेषज्ञ से। किसान बंधुओं नमस्कार। अपने बिहार में बड़े पैमाने पर मक्के की खेती की जाती है, खास तौर पर उत्तर बिहार में। किसान बंधुओं, हर बार आपकी ये चाहत होती है कि उत्पादन बढ़िया से बढ़िया हो, रोग मुक्त हो, आपके जो पेड़ पौधे हैं, आपका जो फसल है, उसमें कम से कम कीट या व्याधि लगे। इन सबों चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि मक्के की वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए। जब मैं वैज्ञानिक ढंग कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे कृषि वैज्ञानिक आपको सलाह देते हैं, उस तरह से खेती करें। इसी उद्देश्य से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मक्के की वैज्ञानिक ढंग से खेती किस तरह की जाए। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा के रजिस्ट्रार, मेंटर, साथ ही मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। सर, आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं सर कि चूँकि सबसे पहली चीज़ और प्राथमिक चीज़ यही है कि किस्म का चुनाव, तो हमारे किसान मक्के की कौन से किस्मों का चुनाव करें जो उत्पादन को बढ़ाने वाला भी हो और जिसमें रोग या व्याधि को सहने की क्षमता भी हो। मक्का एक ऐसा फसल है जिस पर आज हम लोगों की चर्चा हो रही है कि मक्का बिहार के किसानों का पूरा सिस्टम बदल सकता है।
धन्य धान्य कर सकता है। मक्का एक ऐसा फसल है जिसके हर चीज़ हर चीज़, चाहे टेसल हो, कॉब हो, डंठल हो, चाहे जो हर चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। आज अभी हम लोग बात कर रहे हैं, खरीफ का मौसम है। खरीफ का मौसम अमूमन जून से स्टार्ट करके जून, जुलाई और फर्स्ट वीक अगस्त तक लेके चलते हैं। आज बदलते मौसम के इस परिवेश में बड़ा मुश्किल हो गया है हम किसान भाई और वैज्ञानिकों के लिए कि किस बिंदु पर हम केंद्रित हों कि तापक्रम हमारे फसल को सहयोग कर सके। एक निश्चित तापक्रम और एक निश्चित कृषि प्रणाली में ही किसी फसल का उत्पादन हम अच्छा कर सकते हैं। सर, चूँकि आप बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को लेकर बात कर रहे थे, तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि चूँकि ये दोनों चीज़ों का किसान हमारे सामना कर रहे हैं, तो वो ऐसा कौन सा तौर तरीका या क्या उन्हें आप सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से वो मक्के की खेती को आगे बढ़ाएं ताकि इन दोनों चीज़ों का वो सामंजस्य या ठीक तरीके से हमारा खेती हो पाए? किसान भाई, ये मौसम जो है खरीफ का मौसम काफ़ी सोच समझ के बुआई करने का है कि कब बुआई करें, कैसे बुआई करें और किस सिस्टम में बुआई करें ताकि हम फसल का उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और आर्थिक लाभ हमको हो। क्रॉप कल्टीवेशन में जो खर्च आवे सो कम आवे, इन सब बिंदुओं को ध्यान देना अति आवश्यक है। अभी जैसे हम बता रहे थे कि ये जून से आप खरीफ शुरू करते हैं, जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक तक बुआई करते हैं, वही अक्टूबर से करीब करीब दिसंबर के तक हम उसकी कटाई भी करते हैं। इस समय बहुत सारा परिवर्तन होता है। परिवर्तन ये होता है कि कभी वर्षा अधिक हो जाता है, कभी कम होता है, कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है और जिस उष्ण के चलते पौधे का फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अवरुद्धता आती है और उस अवरुद्धता के कारण हम फसल के बढ़वार को या फसल के अन्य पैदावार से जुड़े विषयों पर अगर ध्यान दें तो वो सब बाधित हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आकाशवाणी, दूरदर्शन से जो समाचार बराबर प्राप्त होता रहता है मौसम के विषय में, इसकी भी जानकारी रखनी आवश्यक है कि कब कितना वर्षा होता है और कितना होगा। अब रही बात कि बुआई का तरीका हम क्या करें कि पारंपरिक बुआई मक्का की खेती जो है किसान भाई, हम खरीफ में ही पहले किया करते थे। ये एक नई पद्धति हमारे विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने अपने शोध के वर्षों के शोध के बाद आपको दिया कि रबी में भी खेती कर सकते हैं। और आज रबी में बहुत ज़्यादा एरिया शिफ्ट हो गया क्योंकि उसमें तापक्रम, जिस विषय की बात हम कर रहे हैं, टेम्परेचर का मक्का लवर टेम्परेचर उसको मिलता गया कि मक्का को कब कितना टेम्परेचर मिले और जिसके कारण उत्पादन क्षमता उसका बढ़ गया। जहां हम खरीफ में 60 से 65 क्विंटल लेते हैं, वहां हम जाके 100 से 110-5 क्विंटल लेते हैं। समय थोड़ा ही बढ़ा, लेकिन बदलते तापक्रम के परिवेश को अगर देखें तो वो समय हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन खरीफ का एरिया ही पहले मक्का की खेती के लिए माना जाता था और आज पूरे देश में रबी मक्का तो होता ही है, लेकिन खरीफ की प्रधानता भी होती है। अभी हम खरीफ की बात करने आए हैं। खरीफ मक्का की बुआई पारंपरिक जो हम करते रहे हैं, खेत की अच्छी जुताई करते हैं, जो गर्मी के मौसम में करते हैं, जो अभी चला गया टेम्परेचर 30, 40, 45 उस समय करते थे। सर, कई किसानों का एक शिकायत भी है कि उनका जो फसल है वो अचानक सूख जा रहा है, तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही है, इसका क्या निवारण है? साथ ही संक्षेप में सर कि कौन कौन सी चीज़ों पे हमारे किसानों को ध्यान रखना चाहिए जो मक्के की खेती कर रहे हैं? अभी हम पहले बता रहे हैं आपको कि कैसे बुआई करें। पारंपरिक विधि जो हम करते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। 3 जुताई करते हैं, उसके बाद उसकी पाटा लगाते हैं, तब बुआई करते हैं।
लेकिन आज के आधुनिक तकनीक पे अगर हम मेड़ पे बुआई करें और मेड़ को नहीं तोड़ें, सालों दर साल उसको हम यूं ही छोड़ते रहें और केवल उस पर बुआई करें, डिबलिंग करें, खुरपी से करें, चाहे क्या कहते हैं जीरो टिल मशीन से करें या सावेल से करें, किसी चीज़ से करें, तो वह फसल आपको आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद होगा, कम खर्च में अधिक पैदावार होगा। और मेड़ पे की हुई बुआई जो खरीफ के समय में करते हैं, जहाँ जल जमाव के कारण मक्का सूख जा रहा है। मक्का सूखता 2-3 कारण से है। एक तो अधिक जल जमाव हो गया, तो उसमें क्या ट्रांसलोकेशन सिस्टम उसका बंद हो जाता है और वो बंद हो जाने के कारण सूखना शुरू करता है। दूसरा रोग व्याधि के कारण होता है। तो इसमें अगर मेड़ पे हम खेती करते हैं तो सतह से ऊपर रहता है मेड़ और क्राउन रूट जो होता है उसका वह ऊपर हो जाता है। इस कारण से आपके फसल का उत्पादन भी बढ़ता है और लागत भी कम हो जाता है। सर, आपने सच में मेंटोर की तरह ही हमारे किसानों को उन्हीं के शब्दों में आधुनिक और परंपरागत दोनों तरीक़ों से खेती कैसे करनी है उनको, इसके बारे में जानकारी दी। आज के कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। अब एक भेंट वार्ता के जरिए हम जानेंगे कि गन्ने की वैज्ञानिक खेती किस तरह से कर सकते हैं हमारे किसान भाई, कि कितना लागत लगेगा और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, उसमें किस तरह से उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं गन्ने की वैज्ञानिक खेती। नमस्कार दर्शकों, आज हम और आप जो बात करने जा रहे हैं वो है गन्ने फसल के बारे में। यूँ तो देखा जाए तो ब्राज़ील और भारत एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं गन्ने उत्पादन के क्षेत्र में, लेकिन अभी के वर्तमान समय में भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है। और जहां भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी गन्ने की फसल की जा रही है। और दर्शकों, हम यह भी चाहेंगे कि हमारे बिहार में भी बहुत उन्नत गन्ने की फसल हो, ताकि हमारे यहाँ संपत्ति समृद्धि बढ़ सके। और इसीलिए हमने आज का विषय रखा है गन्ने फसल की वैज्ञानिक खेती। तो आज हमने आमंत्रित किया है बातचीत करने के लिए डॉक्टर धर्मनाथ कामत जी को, जो कि सह प्राध्यापक है केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा से। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि गन्ने का महत्व क्या है, इसकी क्यों खेती की जानी चाहिए? गन्ने एक नकदी फसल है, इससे चीनी बनती है, लेकिन आजकल के समय में चीनी के अलावा इससे जो मोलेसेस होता है, छोआ होता है, उससे इथेनॉल बन रहा है, जो हमारे जो मोटर व्हीकल है उसमें इसका यूज हो रहा है। मतलब जो आपका पेट्रोल पंप पर है, पेट्रोल पंप पर 10% उसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। तो इससे हमारी जो फॉरेन करेंसी जो हमें देना पड़ता है, बाहर से पेट्रोल मंगाना पड़ता है, वो ये होगी। साथ ही साथ जो गन्ने से पेट्रोल जो ईंधन बन रहा है वो पर्यावरण को दूषित नहीं बनाएगा। दूसरी एक ये है कि जो हमारा ये बगास होता है, सिट्ठी निकलती है गन्ना को पेरने के बाद, उससे बिजली उत्पादन हो रहा है। तो हम इसको गन्ना फसल को ऊर्जा फसल के रूप में देख सकते हैं और इसे ऊर्जा फसल कहा जाता है आज के समय में। अब हम एक आपको तुलना करके बता रहे हैं जो धान, गेहूं और इसमें गन्ने की खेती क्यों करनी चाहिए। मान लीजिए 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में गन्ने की खेती होती है, उससे करीब 1000 कुंटल 100 टन गन्ने का उत्पादन होता है और उसको 300 रुपये कुंटल से यदि उसका दर देखा जाए तो 3 लाख रुपये आती है, जबकि गन्ने के उत्पादन में 1 लाख के करीब उत्पादन खर्च आता है। तो इस तरह 2 लाख रुपया
उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है किसान को। जबकि आप धान का लिख लीजिए, धान यदि उसको 40 क्विंटल होता है तो 2,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से 80,000 होगा, उसमें करीब करीब 40,000 उसको खर्च लग जाता है 1 हेक्टेयर में, तो उसको केवल 40,000 प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो किसानों की माली हालत जो है धान और गेहूं से नहीं होगी, उसकी माली हालत गन्ने की खेती से होगी, सुधरेगी, और तभी वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे ढंग से रह सकते हैं। तो इसलिए हम किसानों को सलाह देंगे कि आप अपने खेती का, ऐसा नहीं है कि धान गेहूं की खेती बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, अपने खेती के कुछ रकबे को में गन्ने की खेती करें। सर, आपने अभी बात की थी कि आपके संस्थान में गन्ने के कुछ उन्नत प्रभेद पर काम किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है, तो आपके संस्थान में जो उन्नत प्रभेद पाए जा रहे हैं और दूसरे संस्थान के जो उन्नत प्रभेद हैं उन दोनों में क्या अंतर है? आपका उन्नत प्रभेद जो है वो कैसे विशेष है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ईख अनुसंधान संस्थान 1932 से कार्य कर रहा है और हमारे यहाँ प्रभेदीय विकास का काम चला आ रहा है। कुछ प्रभेद हम यहाँ से विकास करते हैं, यहीं बनाते हैं, और कुछ प्रभेद को बनाने के लिए हमें कोयम्बटूर जाना पड़ता है तमिलनाडु में, और वहाँ जा कर के हम लोग वहाँ क्रॉसिंग करते हैं अपने हिसाब से। यहाँ जो ज़रूरत है किसानों को कि जल जमाव रोधी किस्म चाहिए, तो हम वहाँ जल जमाव रोधी क्रॉस बनाते हैं, संकरण करते हैं, और फिर वहाँ से फ्लफ लाते हैं, बीज लाते हैं और उसको यहाँ जमाते हैं। उससे जो बिचरे तैयार होते हैं, आपको आश्चर्य होगा, किसान भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक एक बिचरा, एक ही क्रॉस से यदि 1000 बिचरे हैं तो 1000 तरह के प्रभेद होते हैं वो, और उसमें से हम देखते हैं किस में चीनी अधिक है, किस में कल्ले अधिक निकल रहे हैं, किस में बीमारी और कीड़े का प्रकोप कम है। तो एक प्रभेद को विकसित करने में 10 वर्ष लगते हैं, और यहाँ की जलवायु में हम विकसित करते हैं, तो यहाँ की मिट्टी पर हम उसको टेस्ट करते हैं, तो वो प्रभेद हम यहाँ के जलवायु और मिट्टी के लिए अनुकूल है, और किसानों को बहुत मतलब कीड़े मकोड़े या बाकी जो दवा है उसके कम देना पड़ता है, अच्छी उपज होती है। देखा जाए तो बाहर के प्रभेद है, दूसरे प्रदेशों के प्रभेद यहाँ आकर के खेती करते हैं लोग, उसमें अधिक कीड़े लगते हैं, उसमें दवाई देनी पड़ती है। उससे क्या होता है कि हमारा प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तो इस प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। तो हम तो किसान को कहेंगे कि हमारी बहुत अच्छी अच्छी प्रभेद है। अब मैं कुछ प्रभेद को बता देना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ की है। राजेंद्र गन्ना 1 अभी करीब करीब 20% से अधिक एरिया में चीनी मिलों में फैल गई है। दूसरी प्रभेद हमारी है राजेंद्र गन्ना 2 जो केंद्रीय प्रभेदीय अनुसंधान समिति CVRC से रिलीज है। एक तीसरी प्रभेद है राजेंद्र गन्ना 5, वो भी अनुशंसित हो गई है। तो इस तरह से हमारी प्रभेद, एक राजेंद्र गन्ना 3 है जो आगाध श्रेणी के है, वो भी हमारी आ गई है। और सबसे प्रमुख मैं बात बताना चाहता हूँ किसानों को, एक अभी हमारे जो RCM है, रिसर्च काउंसिल मीटिंग है हमारी यूनिवर्सिटी का, उसने छठ के लिए एक प्रभेद विकसित किया है। मैं उसका गुण बता देना चाहता हूँ। वो बिल्कुल लाल गन्ने हैं, बैगनी कलर के गन्ने हैं, और उसमें बिल्कुल बेलनाकार पोर है उसमें, और वो बिल्कुल गिरती नहीं, सीधी रहती है। तो उसको हम लोगों ने गार्डन किन करके विकसित किया है। गार्डन में लोग लगाएंगे और छठ में जिस समय होगा, छठ में काट करके अपने घाट पर ले जाएंगे, तो वहाँ भी हमारी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का गन्ना नज़र आएगा। सर, अभी हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने खेत में गन्ने को लगा रखा है, तो उसके लिए अभी क्या उचित अभी व्यवस्था की जानी चाहिए? इस समय वर्षा नहीं हो रही है, बहुत कम वर्षा हो रही है, तो कीड़े मकोड़े का, जैसे विभिन्न तरह के छिद्रक कीट है, उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो हम किसानों से सलाह देंगे कि आपकी जो सिंचाई की व्यवस्था है, उस सिंचाई में हर 15 से 20 दिन पर सिंचाई करते रहें। एक समय आ गया है जो जैसे ही वर्षा शुरू हो गई और अधिक जल जमाव की स्थिति होगी और हवा चलेगी तो गन्ना गिर जाएगा। तो इसके लिए किसान भाई से मेरा आग्रह होगा कि जैसे ही मतलब जल्द से जल्द अपने जो गन्ने हैं उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम कर दें। मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा, मिट्टी चढ़ाने से वो गन्ने गिरेंगे नहीं, और साथ ही साथ जो अवांछित जो टिलर्स है, कल्ले है, वो भी नहीं आएगा। तो इसको करें। सर, गन्ने के वैज्ञानिक खेती के विषय पर आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।